everyone, my name is Bhupinder Kaur. I am from the Department of Commerce and Management, SD College and Ambala Kent. हमने अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है All in One Guide. Please do subscribe my channel and we are covering the subjects related to the commerce and management. And today I am going to deliver a lecture on the topic of 80D deduction that is covered under the topic of Income Tax Act 1961. जैसे कि आप जानते हैं डिडक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इनकम टैक्स एक्ट के लिए। हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स वो इनकम टैक्स पढ़ते हैं और उनके लिए डिडक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। It is important for the theoretical purpose as well as for the practical. And today we are going to cover only the deduction related to the 80D. आज हम पढ़ेंगे 80D की डिडक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें इनकम टैक्स के अंदर सबसे पहले अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी होती है। उस टोटल इनकम में से हमें कुछ डिडक्शंस मिलती हैं जिनको हम कहते हैं हमें कुछ माफिया मिलती हैं। इनकम टैक्स एक्ट ने बहुत से स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं और उसके अंदर एक हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए ताकि हम सेफ रहें और पहले से उस चीज़ के लिए एक प्रोविजन बना के रखें, उसके लिए ये डिडक्शन बनाई है। तो करते हैं आगे, लेट्स स्टार्ट। 80D deduction is basically for the health insurance premium and preventive health checkup. 80D की डिडक्शन जो होती है वो इसलिए होती है कि अगर कोई भी पर्सन अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है तो वो उस अमाउंट को इस डिडक्शन के अंदर क्लेम कर सकता है। अब बात करते हैं कि ये जो 80D की डिडक्शन है ये कौन से एसएससी क्लेम कर सकते हैं। अगेन एसएससी हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं, कंपनीज भी होती हैं, इंडिविजुअल होते हैं, एचईएफ होते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस होते हैं, मगर इस डिडक्शन को जो क्लेम कर सकते हैं वो सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं, इंडिविजुअल और एचईएफ। इंडिविजुअल की जब बात की जाएगी तो इंडिविजुअल चाहे वो इस देश का रेजिडेंट है या नहीं है, ही कैन क्लेम दिस डिडक्शन, बट फॉर एचईएफ ही शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन एचएफ के लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती कि वेदर रेजिडेंट और नॉट, बट फॉर द इंडिविजुअल ही शुड बी वेदर ही इज रेजिडेंट और नॉट, ही कैन क्लेम दिस डिडक्शन। अब बात करते हैं कि यस ये जो डिडक्शन है ये इंडिविजुअल और एचएफ क्लेम कर सकते हैं। इंडिविजुअल जो है वो किन के लिए क्लेम कर सकता है और एचएफ किन के लिए क्लेम कर सकता है। एचईएफ के किसी भी मेंबर ने अगर अपने एचईएफ के मेंबर्स में से किसी के नाम पे भी पॉलिसी ली है और वो उसका प्रीमियम पे कर रहा है तो वो उस अमाउंट को इसके अंदर क्लेम कर सकता है। मगर अब बात करते हैं इंडिविजुअल ने अगर ये पॉलिसी ली है तो किस किस के नाम पे उसने ये पॉलिसी खरीदी है, किस किस के नाम पे वो पॉलिसी पे कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है, तो वो ये अमाउंट की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सो हियर वी आर। फर्स्ट फॉर इंडिविजुअल एंड एचईएफ, अगर कोई पर्सन जिसने अपने लिए ही पॉलिसी खरीदी है, अपने नाम पे पॉलिसी खरीदी है, तो वो उस अमाउंट को इसके अंदर क्लेम कर सकता है। सेकेंड वन इज स्पाउस, अगर कोई पर्सन है अगर उसने अपनी वाइफ के नाम पे या वाइफ ने अपने हस्बैंड के नाम पे पॉलिसी खरीदी है तो भी वो इसको यहाँ क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट वन इज फॉर द डिपेंडेंट चिल्ड्रंस। फर्स्ट पर्सन अपने नाम के लिए, अपनी वाइफ या और अपने बच्चों के नाम के लिए ले सकता है। जब हम यहाँ बात करते हैं कि अपने बच्चों के नाम पे अगर हमने पॉलिसी खरीदी है तो हम अमाउंट क्लेम कर सकते हैं या नहीं। पहली कंडीशन है कि वो जो बच्चे हैं हमारे वो कैसे होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए। मीन्स कि यहाँ जो डिपेंडेंसी डिसाइड की गई है इट इज नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एज, द एज ऑफ मेजॉरिटी। जैसे कि आप जानते हो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको माइनर कहा जाता है, 18 साल से ऊपर के बच्चों को मेजर कहा जाता है, मगर वो हमारी डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी नहीं डिसाइड करते। यहाँ डिपेंडेंसी डिसाइड और इंडिपेंडेंसी डिसाइड की जाती है काम के बेस के ऊपर। अगर कोई बच्चा 18 साल से ऊपर का है मगर वो अभी काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि वो बच्चा कैसा है, डिपेंडेंट है।
अगर कोई बच्चा, अगर उसकी एज चाहे कम हो, मगर अगर वो काम स्टार्ट कर रहा है, चाहे वो 16 साल का ही क्यों ना हो, मगर अगर उसको अपने आप पैसे कमा रहा है, अपनी आजीविका कमा रहा है, अपनी सैलरी कमा रहा है, इट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ तक बात थी कि यहाँ क्लेम कर सकते हैं। इस डिडक्शन का एक बेनिफिट है, वो बहुत मेजर बेनिफिट है कि इस डिडक्शन के अंदर हम एक एडिशनल डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। एडिशनल डिडक्शन का ये मतलब हुआ कि इन लोगों के नाम पे अगर हमने खरीदी है तो यहाँ तो हमें डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी, प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट की भी डिडक्शन मिलेगी। वो एक्स्ट्रा कब होगा? अगर हमने अपने पेरेंट्स के नाम पे भी पॉलिसी ली है। तो यहाँ जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल है, उसने अपने पेरेंट्स के नाम पे पॉलिसी ली है, तो भी 80D के अंदर वो अमाउंट क्लेम कर सकता है। यहाँ डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी का कोई भी इशू नहीं है, चाहे उसके पेरेंट्स उसके ऊपर डिपेंड करें या ना करें, मगर अगर उनके नाम पे पॉलिसी ली है और वो प्रीमियम पे कर रहा है, तो ही कैन क्लेम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80D। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि एक पर्सन एसएससी कौन होगा जो ये क्लेम कर सकता है, किन किन के नाम पे उसने पॉलिसी ली है तो क्लेम कर सकता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ कंडीशंस कि 80D की डिडक्शन को अवेल करने के लिए हमारे इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ कंडीशंस लागू की हैं। वो कंडीशंस अगर हम फुलफिल करते हैं तो ही ये क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर द प्रीमियम शुड बी अदर देन कैश। जो हम प्रीमियम का अमाउंट पे करते हैं वो कैश की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अदर देन और डिफरेंट फ्रॉम दी कैश। फॉर एग्जाम्पल, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ चेक, कि हमने इंश्योरेंस कंपनी को चेक दे दिया है, या हमने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, या हमने डिमांड ड्राफ्ट बना दिया है। मगर ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कि आपको ये लिखा देना चाहिए। वहाँ क्वेश्चन देखते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ मोड ऑफ पेमेंट क्या है। तो मोड ऑफ पेमेंट अगर कैश लिखा हुआ है तो ये आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। अगर लिखा है अदर देन कैश, या सपोज करो चेक लिख दिया गया है, तो भी आप 80D की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन है, जैसे कि हमने बात की कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अप्रूव्ड होनी चाहिए किसके द्वारा? IRDA। जैसे कि आप लोग जानते हो IRD क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और उसकी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी बॉडी है। तो वो जो पॉलिसी जिसके अंदर हमने पॉलिसी ली है और हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो किसके द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए? बाय द IRDA। ईदर इट शुड बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम अप्रूव की है, उसके अंदर हमने ये प्रीमियम पे कर रहे हैं और पॉलिसी परचेज की है, तो ही हम ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बात की एसएससी कौन होगा, किन के नाम पे पॉलिसी खरीदी है और कौन सी कंडीशंस है। अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर कि हम इसके अंदर कितने अमाउंट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, द क्वांटम ऑफ डिडक्शन। तो इसके अंदर हम दो केसेस देखेंगे, क्योंकि यहाँ एज के अकॉर्डिंग हमारा अमाउंट चेंज होता है वो। तो सबसे पहला केस लेते हैं, क्योंकि हमने बात की थी 80D की डिडक्शन में हम एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं फॉर आवरसेल्फ, फॉर आवर पेरेंट्स। अगर हमने अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए ली है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया है एज का। तो सबसे पहले देखी जाएगी कि उस पर्सन की एज कितनी है। अगर उस पर्सन की एज, इंडिविजुअल की एज 60 साल से कम है, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि हम अपना प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं। अगर हम अपना प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसका अमाउंट को कंपेयर किया जाएगा 25,000 के साथ। ये जो 25,000 है, ये स्पेसिफाइड अमाउंट है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। हर साल ये अमाउंट वेरी करती है, चेंज करती है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है और बजट के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है।
तो इस टाइम हमारे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो उन्हें अमाउंट स्पेसिफाई करना है वो है 25,000। ये फिक्स्ड है, ये स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना है। प्रीमियम के अमाउंट को हमेशा किसके साथ कंपेयर करना है, 25,000 के अमाउंट के साथ। जब हम प्रीमियम का अमाउंट और 25,000 अमाउंट कंपेयर करेंगे तो हमने इन दोनों को कंपेयर करते टाइम सबसे छोटी अमाउंट लेनी है इन दोनों में से। इन दोनों में से जो छोटी अमाउंट होगी उसी अमाउंट को हम क्लेम कर सकते हैं। ये बात थी अपने लिए। अब बात आती है हमारे पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के केस में भी सबसे पहले एज देखी जाएगी। अगर आपके पेरेंट्स की एज भी 60 साल से कम है तो उनके लिए भी क्राइटेरिया सेम है। Amount spent on premium and ₹25,000 whichever is less। जो अमाउंट लेस होगी वो हमारा आंसर बन जाएगा और इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा जो अमाउंट हम 80D की डिडक्शन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में लास्ट में देख रहे हैं, हमने लिखा है मैक्सिमम डिडक्शन अप टू ₹50,000। ये ₹50,000 क्या है, यानी कि ये बताया गया है कि 80D के डिडक्शन के अंदर अगर हमारी और हमारे पेरेंट्स की उम्र 60 साल से कम है तो हम मैक्सिमम बेनिफिट जो उठा सकते हैं वो कितने का उठा सकते हैं, 50। अब ये 50 कैसे आया, सपोज करो इसका आंसर निकलता है 25,000 क्योंकि हमें मैक्सिमम अमाउंट 25,000 अलाउड है। पेरेंट्स के केस में भी 25,000 अलाउड है, तो 25,000 प्लस 25,000 इट बिकम्स ₹50,000। तो 80D के डिडक्शन के अंदर हम 50,000 तक का बेनिफिट उठा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझते हैं। राहुल परचेज्ड अ फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस एंड पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। राहुल जो कि एक इंडिविजुअल है, उसने अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ पॉलिसी ली है। उन्होंने अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसके लिए वो प्रीमियम पे कर रहा है 23,000। वहीं उसने अपने फादर के लिए भी ली है। फादर की एज स्पेसिफाई की गई है 55 ईयर्स, तो उनके लिए वो प्रीमियम पे कर रहा है 27,000। तो अब ये स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे अपने लिए। तो अपने लिए हमने कहा था हम सबसे पहले देखेंगे कि हम प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं। तो जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि हम अपने लिए कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं, 23,000। तो 23,000 और किसको कंपेयर करना था हमने, 25,000 के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि ये अमाउंट फिक्स्ड है, इन दोनों को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में से छोटी अमाउंट कितनी है, 23,000। तो 23,000 हम अमाउंट क्लेम कर सकते हैं फॉर आवरसेल्फ। अब बात करते हैं बी पार्ट की, जो कि है फादर की केस में, क्योंकि एडिशनल डिडक्शन मिलनी है। फादर के लिए वो प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं, 27,000। अगेन क्योंकि उनकी उम्र 55 साल है तो उनको किससे कंपेयर किया जाएगा, 25,000 के साथ। इन दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि इसमें जो छोटी अमाउंट है वो छोटी अमाउंट कितनी है, 25,000। तो आंसर हमारा आ गया 25,000। 25,000 आया फादर के लिए, 25,000 आया फॉर सेल्फ एंड 23,000 आया सेल्फ एंड स्पाउस के लिए। अब बात करते हैं 80D के डिडक्शन के अंदर हम अमाउंट कितना लिखेंगे। तो 23,000 प्लस 25,000 47,000 हमारा आंसर आ गया कि 80D के डिडक्शन जब हम क्लेम करेंगे तो हम इस केस के अंदर 47,000 अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया है जो हमने पिछला केस लिया, वो ये लिया था जिसमें इंडिविजुअल और उसके पेरेंट्स की उम्र 60 साल से कम होगी। अब हम कर रहे हैं अगर हमारी खुद की और हमारे पेरेंट्स की एज 60 साल से ज्यादा है तो ये अमाउंट किस तरीके से वेरी करेगी। अगेन क्राइटेरिया यहाँ भी वैसे ही फॉलो होता है। सबसे पहले हमें देखना है प्रीमियम का अमाउंट हम कितना पे कर रहे हैं। प्रीमियम के अमाउंट को किससे कंपेयर किया जाएगा, 50,000 के साथ। 50 के साथ क्यों, क्योंकि अब हमारी उम्र कितनी हो चुकी है, 60 साल या 60 साल से ज्यादा। तो जब भी आप क्वेश्चन में देखो कि अगर एज हमारी और हमारे पेरेंट्स की 60 से 60 ईयर से ज्यादा दे रखी है तो हमेशा वो अमाउंट किससे कंपेयर करोगे आप, 50,000 के साथ। अगेन दोनों को कंपेयर करते टाइम विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो छोटी अमाउंट होगी वो हम अमाउंट क्लेम कर सकते हैं अपने लिए। Again, the same criteria is follow for our parents also.
अगेन पेरेंट्स के लिए भी प्रीमियम और 50,000 विच एवर इज लेस। अगेन यहाँ भी आप लास्ट में देख रहे हो हमने लिखा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कि हम इस डिडक्शन के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट कितने का उठा सकते हैं। अगेन ₹1 लाख का। अगेन 1 लाख कैसे आया, क्योंकि मैक्सिमम बेनिफिट अपने लिए भी कितना मिल रहा है 50,000 का, और अपने हमारे पेरेंट्स के लिए भी कितना मिल रहा है 50,000 का। तो 50,000 प्लस 50,000 कितने बन गए 1 लाख रुपए। तो इस वजह से इसके अंदर हम मैक्सिमम बेनिफिट जो उठा सकते हैं वो 1 लाख रुपए तक का उठा सकते हैं। अब बारी आती है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल, हिमांशु परचेज्ड अ फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस एंड पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। हिमांशु जो कि एक इंडिविजुअल है, उसने अपनी फैमिली के लिए पॉलिसी ली है, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए जिनकी एज 62 ईयर्स है उनके लिए वो प्रीमियम पे कर रहा है 55,000। अपने फादर के लिए जिनकी एज स्पेसिफाई की गई है 80 ईयर, उनके लिए प्रीमियम पे कर रहा है वो 67,000। अगेन अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगेन इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फॉर द सेल्फ एंड स्पाउस। तो अगेन हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, हमने प्रीमियम कितना पे किया। तो आप देख रहे हो हमने अपने लिए प्रीमियम कितना पे किया था 55,000। 55,000 को हमने किसके साथ कंपेयर करना है 50,000 के साथ। जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें छोटी अमाउंट कौन सी नजर आ रही है 50,000। तो whichever is less अमाउंट कौन सी आ गई, हम अपने लिए क्लेम कर सकते हैं 50,000। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जो कि है हमारे फादर के लिए। फॉर फादर उसने कितने पे किए 67,000। 67,000 और प्री डिटरमाइंड अमाउंट दैट इज 50,000। हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो छोटी अमाउंट कौन सी है 50,000। तो हमारा आंसर आ गया 50,000। तो 50,000 प्लस 50,000, तो 80D की डिडक्शन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा ₹1 लाख। तो जैसे कि अब तक हमने पढ़ा कि 80D की डिडक्शन के अंदर हम अपने, अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और हम उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसके अमाउंट की डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। मगर साथ ही साथ अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट स्लाइड में आपको मेंशन था हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को भी इस एक्ट में, इस डिडक्शन में कवर किया जा रहा है। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता क्या है। Preventive health checkup is kind of regular health checkup. It is conducted once or twice every year. अगर आप अपना रेगुलर चेकअप करवा रहे हो और उसमें खर्चा आ रहा है, चाहे वो साल में आप एक बार करवा रहे हो चाहे 2 बार करवा रहे हो, इट इज कवर्ड अंडर दी हेल्थ प्रिवेंटिव चेकअप। इसके अंदर जो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी दैट इज क्यूमुलेटिव अमाउंट। यहाँ एक्स्ट्रा एडिशनल डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे आपने देखा था अगर हम प्रीमियम पे कर रहे थे तो हमें अपने अमाउंट की अलग से मिल रही थी, हमारे पेरेंट्स के नाम की अलग डिडक्शन मिल रही थी, मगर यहाँ दोनों की मिला के ही मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलेगा वो 5,000 का मिलेगा, 5,000 से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। अब देखते हैं, जैसे कि हमने कहा कि जो मैक्सिमम अमाउंट की डिडक्शन है वो कितने की मिलेगी, सिर्फ 5,000 की मिलेगी। अगेन it is included in the amount of 25,000 और 50,000। हमें 80D के डिडक्शन के अंदर जो मैक्सिमम बेनिफिट अपने लिए मिलता था वो कितने का मिलता था 25,000, मतलब 25 ही मिलेगा, अलग से 5,000 नहीं मिलेगा। अगर हमारा अमाउंट कम होता है तो कम के अकॉर्डिंग हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, मगर टोटल 80D के अंदर हमारा 25 और 50 ही मिलेगा, जो कि ये 5,000 इसके अंदर ही कवर होंगे, एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगेन इसकी एक कंडीशन थी, जैसे कि हमने पढ़ा था कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते टाइम हमें ये बात का ध्यान देना है कि वो बेनिफिट लेने के लिए हमें पेमेंट कैश में नहीं करनी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, येस यू कैन पे इन द मोड ऑफ कैश। तो यहाँ आप कैश में भी पे कर सकते हो और यहाँ आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। अगेन अब हम इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। यहाँ देखते हैं एक पर्सन है, उसने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अपने और अपनी वाइफ के लिए पे किया है 23,000 और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जो उसका खर्चा आया वो कितना आया 2,000 रुपये। पहले हम सॉल्व करते हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम
प्रीमियम को कंपेयर किया जाता है किसके साथ, 25,000 का, विच एवर इज लेस, तो इन दोनों में से छोटी अमाउंट कौन सी है, 23,000 सॉरी। एंड अगेन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते टाइम उसका जो बिल बना वो कितने का बना, 2,000 का। हमने कहा था इसको हम किस अमाउंट के साथ कंपेयर करेंगे, 5,000 के साथ, विच एवर इज लेस, दोनों में से छोटी अमाउंट कौन सी है, 2,000, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 2,000। अगेन 2,000 प्लस 23,000, आंसर हमारा कितना बना, 25,000। यानी कि आपने देखा कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड ये दोनों ऐड होके ही 25 मिलेंगे। अगर सपोज करो यहाँ 25 होता ऑलरेडी तो हमें आंसर में 25 ही लिखना था, 25 से अब हमें 80D की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आज आपने देखा, हमने समझा 80D की डिडक्शन, एसएससी कौन है, पॉलिसी किसके नाम पे ले सकते हैं, कंडीशंस क्या हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको समझा। Hope you like it and thank you so much for watching my video. Please do subscribe my channel. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वो क्वेरी का मैं आंसर ज़रूर दूंगी। इस पीपीटी की फॉर्म को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में ये चीज़ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।